हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एसएसटी जो आपका पेपर 2 की सीरीज चल रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आइए उन क्वेश्चनों को करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम आपके लिए लगातार प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ले आ रहे हैं और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो ले आ रहे हैं। बस आपका समर्थन चाहिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ और मैं देखता हूँ कि 30 में 30 जिसका सही होता है वो कमेंट जरूर करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? आपको जवाब देना है बाबू, वो कौन थे। तो जो आपका ब्रिटेन है उसके प्रसिद्ध कवि और कलाकार हॉल्ट मैकेंजी बिल्कुल नहीं है, कॉर्नवालिस ये भी नहीं है, डलहौजी ये भी नहीं बाबू, विलियम मॉरिस हैं, विलियम मॉरिस यही आपके क्या हैं, प्रसिद्ध कवि हैं और कलाकार भी हैं। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से हैं, आपको जवाब देना है। देखिए जो नील के खेती के दो मुख्य तरीके हैं उनमें आपका क्या क्या आता है बताइए। तो एक तो आपका निज आता है, एक आता है रैयत, अर्थात का और खा दोनों आपका सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको निज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। निज का मतलब है जैसे कोई जमींदार कोई व्यक्ति ही है, उसका स्वयं का खेत है। निज का अर्थ होता है स्वयं से बाबू। अगर ये उसका स्वयं का खेत है तो उस पर खेती करवा रहा है और जो मुनाफा हो रहा है वो इसके पास स्वयं आ रहा है। रैयत का मतलब होता है बाबू किसान। क्या होता है? किसान, अर्थात कोई लोग ज़मीन बड़े बड़े प्लाट को ले लेते हैं, उस पर मजदूरों को लगा देते हैं, कम से कम दिहाड़ी दे करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाती, यही है रैयत। तो नील की खेती आपकी 2 रूपों में चला करती थी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कह रहा है ओड पौधा निम्न में से किन क्षेत्रों में उगता है? तो चलिए मैं आपको ओड पौधे के बारे में बताता हूं बाबू, और ओड पौधे से संबंधित ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको बताऊंगा जो आप अभी नहीं जानते होंगे। चलिए देखते हैं ओड का उपयोग कहाँ होता है, किन क्षेत्रों में ये उगता है, इससे संबंधित मैं आपको चीज़ें बताने चल रहा हूँ। तो तीसरा का राइट जवाब बताइए। सबसे पहला आपका आंसर है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो बाबू ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बिल्कुल आपका ये गलत जवाब है। अगला कह रहा है कि ओड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है, बिल्कुल सही है बाबू, राइट जवाब आपका यही है। तो बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। अब ये ओड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है और इसका उपयोग क्या होता है, 2 रंग बनता है इससे। एक तो आपका बैगनी बनता है, बैगनी रंग बनता है बाबू, और दूसरा आपसे नीला रंग, नीला रंग। ये पौधा होता कहाँ है? ये यूरोप में होता है बाबू। कहाँ होता है? यूरोप में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ यूरोप में वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ओड पौधा उगता है। तो ओड पौधा वाले क्षेत्र क्या क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जानते चलिएगा। सबसे पहला है आपका उत्तरी इटली है, ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा आपका दक्षिण क्या है बाबू? दक्षिण फ्रांस है। चलिए और कौन से क्षेत्र में ये उगता है? जर्मनी में आपका उगता है बाबू। ये कहाँ उगता है? जर्मनी में, और ब्रिटेन में भी ये आपका उगता है। तो इन 4 जगहों पर, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में बोर्ड नामक पौधा उगता है। चलिए समझ में आया तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब आपसे पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन दिया है ओड नामक पौधा कौन कौन से देशों में उगता है। तो बाबू इसका राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्तरी इटली हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, अभी मैंने बताया था दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा बाबू। चलिए आगे बात करते हैं, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत होती है बाबू। देखिए नील की खेती करने के लिए आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का भूखंड आपको चाहिए। तो इसके लिए बड़ा बड़ा भूखंड लेना पड़ता है, ठीक है, और ये उसी खेत में होता है जहाँ ज़्यादा उर्वरा होती है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति को खींच लेता है। अर्थात इसके लिए जो इलाका होगा वो उष्णकटिबंधीय इलाका जो है
माना जाता है, नील के लिए बढ़िया माना जाता है। चलिए आप एक चीज़ और जानते रहिएगा, ठीक है, कि जो नील है वो बड़े भूखंडों पर छोटे छोटे कामगिरों के द्वारा यहाँ पर फसलों की खेती की जाती थी। जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी बताइए भैया? जबरन फसलों में, तो जबरन फसलें जो अंग्रेज थे वो ज़बरदस्ती कौन कौन सी फसल उगवाया करते थे? तो वो बाबू कॉफ़ी भी आती थी, तंबाकू भी था और चाय भी था। डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी? आपको राइट जवाब देना है। जो यूरोपीय बाजार है यहाँ किस चीज़ की मात्रा कम थी? जल्दी से 7वें का आपको राइट जवाब देना है बाबू। क्या हो जाएगा? वो पीले रंग की नहीं, वो था नील, नील की कम थी, ठीक है। और नील की जो इसकी सर्वाधिक उपज कहाँ होती है बाबू? इसकी सर्वाधिक उपज मैं आपको बता दूं वो भारत में होती थी। कहाँ होती थी? भारत में होती थी नील की सर्वाधिक उपज। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि नील की सर्वाधिक उपज कहाँ होती थी? भारत में होती थी। चलिए इसके आगे फिर मैं आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1780 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? बताइए बाबू, राइट जवाब दीजिए। 8वें का राइट जवाब क्या होगा बाबू? 40% था? बिल्कुल नहीं, 30% हिस्सा आपका था। जब 1788 ईस्वी में जो है नील जो है वो ब्रिटेन मंगाई जाती है भारत से, तो उसमें 30% हिस्सा जो है आपका माना जाता है कि 30% हिस्सा जो है वो यहीं से जाता था, अर्थात भारत से ही जाता था। इसका मतलब आगे जब आप चलेंगे तो मैं आपको और बता दूं, जब 1810 में आप पहुंचते हैं बाबू, 1810 में, तो यही हिस्सा आपका कितने प्रतिशत हो जाएगा पता है? 95% हो जाता है। यही हिस्सा 1810 में 95% हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ होती थी? इसका आपको जवाब देना बाबू। तो मॉरिस शब्द ही अंग्रेजी का है, याद रखिएगा। तो ये इंग्लैंड में होगा। कहाँ होगा? इंग्लैंड में। चलिए गुलामों ने बगावत कब की थी? आपको जवाब देना पड़ेगा। जो गुलाम बगावत कर रहे थे, अर्थात जो गुलामों ने बगावत की, उसका आपको राइट जवाब देना है। कब होगा? तो भैया किए थे 1791 ईस्वी में। आपका ए वाला राइट जवाब हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। अर्थात गुलामों ने क्या किया था? गुलामों ने विद्रोह कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? आपको इसका राइट जवाब देना है भैया। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना, मैं आपको पहले तीनों व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये किससे होता था बाबू? ये होता था जमींदार से। और किसके समय था? ये था कॉर्नवालिस, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक है, जमींदार किससे चलते थे? कार से चलते थे बाबू, इसलिए मतलब आपका कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। और इसको लागू किया गया था कब? 1793 में इसको आप लागू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो दूसरी व्यवस्था है वो है आपकी रैयत। रैयत का मतलब बाबू क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान होता है। चलिए रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। और यहाँ जो संबंध किया गया टैक्स के लिए वो आपका किसानों से था। और ये कहाँ थी? तो ये दक्षिण भारत में व्यवस्था थी, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में व्यवस्था थी। इसकी ट्रिक है, रैयत ने मुनरो को रीड किया, अर्थात दो व्यक्ति यहाँ आते हैं, मुनरो और रीड। इस व्यवस्था में दोनों का नाम आता है। चलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। अगला है बाबू महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव। जब पूरे गांव से समझौता कर लिया जाता था तो उसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। 1822 में यह लागू हुई थी और लागू करने वाला कौन था? मैकेंजी था भैया। कौन था? मैकेंजी था। और ये जो मैकेंजी था ये कहाँ किया था? उत्तर पश्चिम प्रांत, अर्थात आधुनिक जो आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित था। तो 11वें का राइट जवाब अब आप लोग बताइए क्या होगा? यही होगा भैया। गांव के मुखिया
अर्थात पूरे गांव के मुखिया ये टैक्स वसूलने का काम करते थे। तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 12 पे चलते हैं। नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती थी बाबू? उपजाऊ जमीन पर की जाती थी। तो 12वें का आपका बी वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं, राइट जवाब देखते हैं। कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था भैया? इन दोनों में आपका नीले रंग का ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, 13 का सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 14 पर चलते हैं। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था, यह 95% हिस्सा पहुंच गया था। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जो है कह रहा है कि बंगाल की दीवानी इसको कब मिलती है? बताइए। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को तो सबसे पहले ही लिखा है 12 अगस्त 1765, और यही हुआ था आपको, क्या हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की पहली संधि किसके बीच हुई थी? आप लोग जानते होंगे, इसको बहुत डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 15 का आपका राइट जवाब बाबू ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? अभी मैंने ऊपर ही लिख के बता दिया था कि जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो 1822 में आई थी। कब आई थी भैया? 1822 में। और देन किसकी है ये भी याद रखिएगा, मैकेंजी की है। किसकी है? मैकेंजी की। कहाँ? जो उत्तर पश्चिम आपका क्या है प्रांतों में, ठीक है, आधुनिक यूपी में कहा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या होगा? चौपट होगा भैया, मजबूत नहीं होगी। गहरे संकट में फंस गई, बिल्कुल ठीक है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, गलत है। अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही है, कोई समस्या नहीं है भैया। इसका आपका बी राइट जवाब होगा, डी गलत हो जाएगा। तो 17 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 18, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया बाबू? तो मैंने अभी बताया था, रैयत का मतलब होता है किसान, अर्थात मैंने ट्रिक बताया था, रैयत ने मुनरो को रीड किया। मुनरो को ट्रिक याद रखिएगा, रीड किया। तो मुनरो और रीड, टॉमस मुनरो ऊपर है, यही आपके राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1770 के बंगाल के अकाल के दौरान कितने लोग मरे थे? लगभग 1000 नहीं भैया, 1 करोड़ लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? 1 करोड़। 1 लाख भी गलत जवाब होगा। नीचे है आपका लगभग 1 करोड़, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा 19 का। चलिए 20 पर चलते हैं। मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया था? बताइए भैया वो कौन था? अभी मैंने बताया था, अर्थात जो नवाबी बंगाल की नवाबी का पत्र मिल रहा है वो किसको मिल रहा है भैया? वो क्लाइव ही था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने बैटल ऑफ प्लासी को क्या किया था? जीता था, जिसके दिमाग से, इसी के दिमाग की उपज थी। चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? भैया मैंने बताया था अस्थाई बंदोबस्त किससे होता है? तो अस्थाई कर रहा है जमींदार से, याद रखिएगा। जमींदार चलता किससे बाबू? कार से, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा। ये व्यवस्था आई कब थी? तो 1793 में आई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई बंदोबस्त लागू कब किया गया? तो 1793, और यही आपका बाबू राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। रैयतों ने कम से कम जो है कह रहा है कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो जल्दी से बताइए भैया, 10, 15, 20 और 25। तो जो ज़्यादा आंसर आपको इसमें दिख रहा है आपका राइट जवाब भैया वही होगा। तो 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 25% पर कम से कम उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया? बताइए भैया स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ आया था? तो 24 का राइट जवाब दीजिए। ये बिहार में भी था, उड़ीसा में भी था और बंगाल में भी था। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है BBA, अर्थात ठीक है BBA ट्रिक याद कर लीजिएगा। बंगाल, बिहार और आपका BBU क्या होगी? BBU अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा आपका उपर्युक्त सभी चौथा आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं।
बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए। तो 25 का राइट जवाब भैया ये 1859 को शुरू हुआ था। तो पहला आपका राइट जवाब होगा, लेकिन ये मार्च में हुआ था, याद भी रखिएगा। चलिए 26 का राइट जवाब देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भूराजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई भैया? तो बताइए, वो अस्थाई बंदोबस्त भी थी, महालवारी भी थी, रैयत वाली भी थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सबके बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। महालवारी व्यवस्था किस प्रांत में चली थी? 27 का आपको राइट जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है महालवारी व्यवस्था पूछ रहा है किस प्रांत से चली थी? बताइए भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। महालवारी व्यवस्था आपकी, चलिए 27 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसी को उत्तर पश्चिम प्रांत भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। 28 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? तो जल्दी से जवाब दीजिए। 28 का राइट जवाब क्या होगा भैया? वो सी वाला होगा, 1792 ईस्वी में किया था। चलिए 29 देखते हैं। महाल क्या था बाबू? महाल जल्दी से बताइए। गांव का एक समूह था, मैंने आपको बताया था। राइट जवाब ए हो जाएगा। चलिए 30 पर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है भैया? भू राजस्व से है बाबू। किससे है? ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। इस 30 क्वेश्चनों में आपने जितना सही किया हो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्यारे साथियों, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।